हेलो एस्पिरेंट्स, क्लास एमएट एकेडमी में आपका स्वागत है। आपका जो अभी लेक्चर की जो सीरीज चल रही है आपके एग्जाम के से रिलेटेड, उसमें जो हमारा जीव विज्ञान का अभी हमारा पहला लेक्चर हुआ है। अब हम चल रहे हैं अपने दूसरे लेक्चर की तरफ। जीव विज्ञान में हमने पहला लेक्चर पढ़ा था किस पे, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, विटामिन एंड न्यूट्रिशन। कौन सा विटामिन, कितने प्रकार के विटामिन होते हैं मुख्यतः, और उनके कमियों से क्या डिजीज हो जाती है इंसान को, उसके बारे में। विटामिन के अन्य नाम क्या हैं, विटामिन बी के कितने टाइप हैं, हमने इसके बारे में डिटेल से डिस्कस किया था। अगर आपको विटामिन और न्यूट्रिशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन सॉल्व करना है, उससे कोई चीज स्टडी करनी है, तो आप हमारे बायोलॉजी के पहले लेक्चर पे जाके उसे देख सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे अपने सेकंड लेक्चर पे, जिसका टॉपिक है रक्त। आज हमारा जो लेक्चर 2 है वो है रक्त टॉपिक। ठीक, तो रक्त का मतलब आप समझते हैं क्या होता है? रक्त का मतलब होता है ब्लड। क्या होता है रक्त का? इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? ब्लड। अच्छा, रक्त है क्या आखिर में? हम देखते हैं कि हमारे कट जाता है, तुरंत ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है, ब्लड निकलने लगता है। तो ये रक्त जो है, ये है क्या आखिर में? तो ये रक्त जो है, यह एक क्या है? टिश्यू है। क्या है? टिश्यू। ठीक है, या एक हिंदी बोलेंगे कैसे? ऊतक। ठीक है, तो ये क्या है? यह एक टिश्यू है। और ये, अच्छा, इसका फॉर्म कैसा है? ये लिक्विड है, इसलिए इसे बोलते हैं यह एक तरल संयोजी ऊतक है। क्या है ये? तो रक्त एक क्या है? तरल संयोजी ऊतक। ठीक, अब इसके बारे में हम तो समझ गए कि रक्त क्या होता है। तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अच्छा, रक्त का क्या है, जो प्रकृति होती है वो बेसिक होती है या एसिडिक होती है? तो रक्त की जो प्रकृति होती है वो क्या होती है? क्षारीय होती है। क्षारीय। इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। ये याद रखना। देखिए क्या होता है पीएच में, आपको बता दूं, पीएच होता है 0 से 14 तक। ठीक है, और 0 से 7 ये होता है एसिडिक। ठीक है, एसिडिक। 7 से नीचे, और 7 से ज्यादा और 14 तक ये होता है बेस। ये होता है बेसिक, अर्थात क्षारीय। ठीक है, और 7 पे होता है उदासीन। ये याद जाना, 7 पे क्या होता है? उदासीन। तो अब यहां पे इसकी पीएच वैल्यू कितनी है ब्लड की? 7.4। 7.4 है, तो कहां पड़ेगा? 7 से 14 के बीच में, मतलब बेसिक, और ये एसिडिक। तो ब्लड जो है वो क्या है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है, लिक्विफाइड कनेक्टिंग टिश्यूज है, तरल संयोजी ऊतक है। इसका मीडियम, ये कैसी प्रकृति कैसी इसकी है? यह एक क्षारीय प्रकृति का है, अर्थात ये बेसिक है। ठीक, ये हो गया। और मनुष्य में इसकी जो मात्रा होती है वो कितनी लगभग होती है? तो वो होती है 5 से करीब 6 लीटर तक रक्त की मात्रा एक वयस्क मनुष्य में देखा जाए तो पाई जाती है। तो तीनों पॉइंट आप नोट कर लीजिए, सबसे क्वेश्चन आए हुए हैं। ये क्या है? यह एक तरल संयोजी ऊतक है। तरल संयोजी ऊतक है। इसकी प्रकृति जो होती है क्षारीय होती है। इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। लिख लीजिए, इसकी पीएच वैल्यू होती है, इसकी पीएच वैल्यू होती है 7.4। हल्का क्षारीय, देखो बहुत क्षारीय नहीं है। जब बहुत क्षारीय होता ना तो 14 के आसपास मिलता। ठीक है, तो ये हल्का क्षारीय है। हल्का क्षारीय लिख सकते हैं इसको, हल्का क्षारीय। क्या है? हल्का क्षारीय। आज हम ना ब्लड को पूरा डिटेल से समझेंगे कि ब्लड आखिर होता क्या है। फिर इसमें जो हमने इसके अंदर हम पढ़ते हैं ना कि हमारे आरबीसी कम हो गई, डब्ल्यूबीसी कम हो गई, प्लेटलेट्स डाउन हो गया डेंगू में, तो वो सारी चीजें हम समझेंगे। और इसमें इसके क्या क्या हिस्से हैं और क्या क्या चीजें हैं, सारी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ब्लड क्या है?
ब्लड एक टिश्यू है, कैसा टिश्यू? कनेक्टिंग टिश्यू। किस फॉर्म में है? लिक्विड फॉर्म में, एक तरल में है, ठीक है, लिक्विड में है, तो इसलिए लिक्विड कनेक्टिंग टिश्यूज या लिक्विफाइड कनेक्टिंग टिश्यूज। इसकी पीएच वैल्यू कितनी है? 7.4। एक वयस्क मनुष्य में कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर। इसकी मात्रा जो होती है वो 5 से 6 लीटर होती है। अच्छा, एक देखा गया है कि पुरुषों में जो होता है, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कम, लगभग 1 लीटर कम खून होता है। यह एक फैक्ट है, इसको आप याद रखिएगा। पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग 1 लीटर रक्त की कमी होती है। मतलब 1 लीटर रक्त कमी नहीं कह सकते, इनकी तुलना में वहां 1 लीटर कम पाया जाता है। वो सफिशिएंट है, ये भी सफिशिएंट है, बट इनका 1 लीटर कम पाया जाता है। तो हमने क्या देखा? एक तो क्षारीय विलयन है, तो क्या है इसकी प्रकृति? 7.4 पीएच है। कितना पाया जाता है? 5 से 6 लीटर पाया जाता है। कैसा है? ये तरल संयोजी ऊतक है, क्या है, और महिलाओं की तुलना में 1 लीटर कम पाया जाता है। अब हम बात करते हैं रक्त के बारे में कि रक्त का जो कंपोनेंट है उसमें क्या क्या मिलता है। क्या रक्त केवल एक ही प्रकार के पदार्थों से मिलकर बना होता है या भिन्न भिन्न पदार्थों से मिलकर बना होता है? तो अब हम इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आपने वो, उम्मीद है कि आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं अपने रक्त के कंपोनेंट के बारे में कि रक्त में क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो देखो, रक्त का देखिए क्या है, रक्त में 55%, 55% क्या है? प्लाज्मा, और 45% क्या है? ब्लड सेल। याद रखना, जो तरल भाग है, जो ब्लड का तरल भाग है वो है कितना? 55%। और ब्लड का जो सेल वाला भाग है जिसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होती है वो 45% है। तो ये याद रखिएगा कि जो प्लाज्मा है वो रक्त में कितना है? 55%, 55। तो बचा ब्लड सेल कितना होगा? 45%। कितना? 45%। अब प्लाज्मा का देखो, प्लाज्मा क्या, देखो अच्छा, कभी आपने देखा होगा, कभी कभी जब स्किन फटती है या स्किन कटती है, अगर ब्लड नहीं निकलता तो हल्का कभी कभी पीला पदार्थ भी आता है, वही प्लाज्मा है। आपको कभी कभी दिखता होगा प्लाज्मा। तो प्लाज्मा का क्या है? प्लाज्मा का कलर जो है वो हल्का पीला है। कैसा है? हल्का पीला। प्लाज्मा कलर कैसा है? हल्का पीला। और इसमें आपको बता दूं, प्लाज्मा में 93% पानी होता है, H2। प्लाज्मा का अगर कोई पूछ ले कंपोजिशन क्या होता है, तो प्लाज्मा में 93% जल होता है, मैक्सिमम जल होता है। कुछ प्रोटीन होता है 6%, और बाकी उसमें जो विटामिन, ग्लूकोज, CO2, बाकी सारी चीजें हैं वो इसमें 1% के अंतर्गत सम्मिलित होती हैं। तो अब हमने क्या देखा? यहाँ पे ब्लड है, ब्लड में 55% क्या है? प्लाज्मा। 45% क्या है? ब्लड सेल्स। ब्लड सेल्स में 3 आएंगे, कौन कौन सी? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में क्या क्या है? इस प्लाज्मा कैसा है? हल्का पीले रंग का है। और 93% क्या है? इसमें पानी है। 6% इसमें प्रोटीन मिलता है, और 1% इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, विटामिन और जितनी भी और चीजें हैं वो 1% के अंतर्गत मिलती है। ब्लड सेल कितना है? 45%, 45%। और इसमें कौन कौन पाया जाता है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। देखो, आरबीसी जो रेड ब्लड है, ये व्हाइट ब्लड और प्लेटलेट्स, इसको और भी नामों से जाना जाता है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा गया है। तो आरबीसी को किसके नाम से? इरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं? याद रखना, इरिथ्रोसाइट। डब्ल्यूबीसी क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट्स। और प्लेटलेट्स क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स। आरबीसी क्या बोलते हैं? आरबीसी क्या बोलते हैं? आरबीसी को बोलते, इसको मैं मिटा दूं। अब इसको आप एक बार नोट देख लीजिए, स्नैपशॉट लीजिए, फिर मैं इसको मिटा देता हूं। तो ब्लड क्या है? ब्लड एक तरल संयोजी ऊतक है जिसकी क्षारीय प्रकृति होती है, पीएच वैल्यू 7.4 होता है, और यह मानव शरीर, वयस्क शरीर में 5 से 6 लीटर करीब करीब पाया जाता है। ठीक है। और
ब्लड में दो भागों में देखा जा सकता है, एक प्लाज्मा के, दूसरा भाग होता है इसका ब्लड सेल के बारे में, ब्लड सेल से रिलेटेड है। प्लाज्मा की मात्रा 55% और ब्लड सेल की 45%। प्लाज्मा जो है, प्लाज्मा में क्या क्या है, प्लाज्मा में 93% पानी होता है, 6% क्या होता है, 6% क्या होता है उसमें, प्रोटीन होता है, और 1% में CO2, ग्लूकोज एक्सेट्रा चीजें होती हैं। 45% ब्लड सेल में क्या क्या होता है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। ठीक, तो यहाँ पे आप ये चीजें एकदम दिमाग में रहनी चाहिए। और प्लाज्मा का जो रंग होता है वो पेल येलो जिसे बोलते हैं, हल्का पीला रंग, जिसे बोलते हैं क्या, हल्का पीला रंग, तो ये होता है। ठीक है, और RBC को बोलते हैं क्या, RBC को बोलते हैं इरिथ्रोसाइट, WBC को बोलते हैं ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को बोलते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। याद रखना, RBC इरिथ्रोसाइट, WBC ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक, ये तीनों नाम याद रखिएगा, ये नोट कर लीजिए। फिर हम चलते हैं RBC की तरफ कि RBC क्या होता है, कैसे होता है और क्या चीजें होती हैं। देखिए क्या है ना, जो चीजें हैं इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। एग्जाम में सीधा इतने पूछ, देखो आपको लगता होगा ना कि पेपर बहुत टफ आ गया, क्या है, कुछ नहीं करेगा, सीधा बोल देगा कि एरिथ्रोसाइट किसको बोलते हैं, RBC को, ल्यूकोसाइट्स WBC को, थ्रोम्बोसाइट्स प्लेटलेट्स, बस खत्म। तो ऐसी चीजें हैं। ठीक है, इसको मैं बिठा दूं अब। RBC को इरिथ्रोसाइट, WBC को ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट्स। ठीक है, ठीक। अब देखो RBC का जो है ना, RBC, अब हम बात करेंगे कौन, किसकी, ब्लड सेल की हमने बात की थी, ब्लड सेल में RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पे RBC की। इसे क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कॉर्पस्कल्स, लाल रक्त कणिका। ठीक है, RBC। ठीक, लिख लीजिए RBC, लाल रक्त कणिकाएं। ये क्या है, देखो होता क्या है, हमारे जो सेल्स है, ब्लड के सेल्स उसमें 3 है, एक लाल, एक सफेद व्हाइट और एक प्लेटलेट्स है। ठीक, अब देखिए इनके बारे में कुछ फैक्ट है, उसको आप जान लीजिए कि इनका जो जीवन काल होता है, इनका जो लाइफ होती है इनकी, वो होती है 120 दिन की। और एक स्वस्थ मनुष्य में इनकी मात्रा जो होती है वो होती है 5.5 मिलियन पर mm³। ये आप याद रखिएगा, ये लाइफ कई बार पूछा गया है, 120 दिन। ठीक है, और इनका निर्माण कहाँ होता है, इनका निर्माण होता है अस्थि मज्जा में, बोन मैरो में। ये सब क्वेश्चन आए हुए हैं और ये आएंगे आगे भी, याद रखना। कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। तीनों चीज नोट करिए, लाइफ होती है 120 दिन की, निर्माण होता है बोन मैरो में, और बोन मैरो या अस्थि मज्जा कह लीजिए, और नंबर इनका होता है 5.5 मिलियन पर mm³। ठीक है, अच्छा, निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और ये जब मर जाती हैं तो कहाँ जाती हैं, प्लीहा। प्लीहा को क्या बोलते हैं, लाल रक्त का कब्रगाह। प्लीहा या स्प्लीन भी बोलते हैं, ध्यान रखना, स्प्लीन लिख लीजिए। प्लीहा या स्प्लीन रक्त RBC को हटाने का कार्य करता है। मरने के बाद मृत्यु तो हो जाएंगे 120 दिन बाद, तो कौन हटाएगा, स्प्लीन। ब्लड में से RBC को हटाने का कार्य कौन करता है, स्प्लीन। इसीलिए स्प्लीन को क्या कहते हैं, इसे बोलते हैं RBC का कब्रगाह। क्या बोलते हैं, RBC का
कब्रगाह, किसको? प्लीहा को। याद रखना, पैदा कहाँ होता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में, इंग्लिश में सब बोलते हैं बोन मैरो। बोन मैरो में। और ये हटाने का कार्य ब्लड में से कौन करता है? प्लीहा या स्प्लीन, इसीलिए आरबीसी का कब्रगाह इसे बोला जाता है। नोट कर लीजिए। फिर अब हम बताते हैं आपको आरबीसी की संरचना के बारे में, ठीक है? आरबीसी की संरचना के बारे में आपको हम बताएंगे। देखिए, ये तो मैंने बता दिया आपको आरबीसी के बारे में, ठीक। अब आरबीसी की संरचना समझिए। आरबीसी की संरचना ये देखिए, ये क्या है? ये आरबीसी है और इसमें ये जो दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये सब हीमोग्लोबिन है। क्या है? हीमोग्लोबिन। ये देखो, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। यही आपके ऑक्सीजन को कैरी करता है। यही Hb, इसको अगर Hb बोल दें तो यही ऑक्सीजन से क्रिया करके एक HBO प्रोडक्ट बनाएगा और ले जाता है फेफड़ों के पास, सेल्स के पास। यही हीमोग्लोबिन इंपॉर्टेंट है। यही जो कहते हैं ना हमारे ब्लड में ऑक्सीजन फ्लो करता है, तो यही हीमोग्लोबिन ही उसे ले जाता है। तो आपके आरबीसी की संरचना में मैं आपको बता दूं कि अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन को मैं Hb लिख दे रहा हूं, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। इसको आप लिख लीजिए। आरबीसी में अत्यधिक मात्रा में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, ठीक है। और ये ध्यान रखिएगा कि आरबीसी में, वयस्क आरबीसी में, शुरुआती दौर में नहीं, वयस्क जब वो थोड़ा सा एक प्रॉपर टाइम के बाद जो वयस्क हो जाती है तो उसमें केंद्रक नहीं होता। ध्यान रखना, केंद्रक नहीं होता। वयस्क आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है, ठीक है, केंद्रक नहीं होता है। लेकिन अपवाद के रूप में याद रखना, अपवाद के रूप में ये याद रखना आप कि ऊंट व लामा एक ऊंट जैसा ही होता है, जानवर है, इनके आरबीसी में केंद्रक होता है। इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ठीक है। तो नॉर्मली किसी भी जीव के वयस्क आरबीसी में केंद्रक नहीं मिलता है, किंतु ऊंट व लामा जानवर जो हैं इनके आरबीसी में केंद्रक होता है। अच्छा, जहां आरबीसी में केंद्रक होगा तो क्या होगा? आरबीसी में केंद्रक होगा ना तो इसकी समय अवधि बढ़ जाएगी। जिसमें केंद्रक होगा उसका टाइम स्पैन बढ़ जाएगा, समय अवधि। तो 120 दिन से 125, 130, 140 दिन भी जी सकता है, ठीक है। यहां तक आपने नोट कर लिया। अच्छा, एक चीज आपने देखा, हीमोग्लोबिन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है? और हम देखते हैं कि जैसे हमें ब्लड की कमी होती है, हम जाते हैं कहते हैं हीमोग्लोबिन कम हो गया है। होता क्या है, जो आयरन, हम कहते हैं ना खून कमी हो गया, आयरन की गोली लो। क्यों? क्योंकि आयरन जो होता है ना, आयरन को Fe से डिनोट करते हैं। आयरन जब विटामिन B9 की उपस्थिति में, यही आयरन हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है, हीमोग्लोबिन Hb, ठीक है। B9 की उपस्थिति में, विटामिन B9, फोलिक एसिड की उपस्थिति में आयरन हीमोग्लोबिन में परिवर्तित हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्लड की कमी होने पे क्या कहते हैं? कहते हैं कि ऐसा करिए, फोलिक एसिड की गोली खाइए या तो आयरन की गोली खाइए।
ठीक, इसीलिए हम बोलते हैं ना कि आयरन की कमी, इसीलिए हम कहते हैं कि आयरन कम हो गया है या B9 कम हो गया है, अर्थात आपको रक्त की कमी हो गई है। क्या कहते हैं? रक्त की कमी बोलते हैं, रक्त अल्पता, एनीमिया जो रोग होता है क्या होता है? आयरन या B9 की कमी से होता है। क्योंकि अगर B9 नहीं होगा तो आयरन हीमोग्लोबिन में नहीं बदलेगा। ठीक है, और अगर हीमोग्लोबिन नहीं बदलेगा, आयरन हीमोग्लोबिन में नहीं बदलेगा तो ये आरबीसी का निर्माण नहीं होगा, और आरबीसी नहीं बनेगा तो फिर ब्लड की कमी कम हो जाएगी, घट जाएगी। ठीक है, तो ये आपने देखा कि कैसे आरबीसी का क्या स्ट्रक्चर होता है, केंद्रक होता है नहीं होता है, लाइफ कितना होता है, कितनी मात्रा होती है, कहाँ बनता है, कहाँ मृत्यु होती है, ये हमने सारी चीजें यहाँ पे डिस्कस की। ठीक है, अच्छा, एक इसी से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है कि हीमोग्लोबिन ये जो है ये क्या करता है। मैंने आपको बताया कि यही हीमोग्लोबिन ही है जो ऑक्सीजन से क्रिया करके HBO कंपाउंड बना लेता है, हीमोग्लोबिन ऑक्साइड। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन इसे क्या करता है? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। क्या बना लेता है? HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। और यही क्या होता है? यही HbO2 जब फेफड़े के पास पहुंचेगा तो फेफड़ा वहां से ऑक्सीजन यहां से ले लेगा। ठीक, तो अब देखिए कैसे चीजें हुई कि हमारा रक्त जो है वो हीमोग्लोबिन को लेके चल रहा है आरबीसी, और आरबीसी का जो हीमोग्लोबिन है वो क्या कर रहा है? ऑक्सीजन से क्रिया कर रहा है, और ऑक्सीजन से क्रिया करके HbO2 बना रहा है। फिर ये HbO2 आपके फेफड़ों को जाके क्या करता है? इस ऑक्सीजन को प्रोवाइड कर देता है। फिर ये ऑक्सीजन हमारे पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाती है। ठीक, तो इस प्रकार से हमने देखा कि हीमोग्लोबिन का कितना बड़ा रोल है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब किसी इंसान को कमजोरी आती है या जल्दी थकान आ जाती है, इसका मतलब क्या है? कहते हैं कि लगता है खून की कमी हो गई। क्यों? क्योंकि अब हीमोग्लोबिन कम है, और हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो क्या करेगा? ऑक्सीजन की कैरी कैपेसिटी घट जाएगी। अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो फिर जो एनर्जी का प्रोसेस है माइटोकॉन्ड्रिया में वो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, तो एनर्जी की कमी हो जाएगी। इसीलिए हम बोलते हैं कि जब किसी को जल्दी जल्दी थकान लगती है या कमजोरी लगती है तो हम यही बोलते हैं कि लगता है आपको ब्लड की कमी हो गई, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में बिना ऑक्सीजन जाएगा तभी तो वहां पे श्वसन की क्रिया होगी और तभी एनर्जी प्रोड्यूस होगा। अब जब हीमोग्लोबिन कम रहेगा तो ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा, ये ऑक्सीजन कैरी नहीं करेगा तो ऑक्सीजन कमी होगी, देन एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक, तो यहां से आपने ये देखा कि कैसे कैसे होता है। लेकिन देखिए इसमें एक चीज और, एक कॉन्सेप्ट और आता है, आपको मैं बताऊं। इस हीमोग्लोबिन की एक समस्या है। क्या? हीमोग्लोबिन का ना ऑक्सीजन के साथ संबंध तो ठीक है, लेकिन हीमोग्लोबिन क्या करता है इसका कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो संबंध है इस ऑक्सीजन से जुड़ने से कई गुना ज्यादा मजबूत है। इसकी प्रवृत्ति ना CO से जुड़ने की बहुत तेज होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड से। और होता क्या है, अगर आपने कई बार एक क्वेश्चन सुना होगा या कि घर में अंगीठी जल रही है और इंसान सोया था और सोया ही रह गया। क्यों? ऐसा क्यों हो रहा है? देखो इसमें होता क्या है कि जैसे मान लो एक व्यक्ति सो रहा है, अब घर में अंगीठी जल रही है। देखो अगर मान लो कोई भी अलाव जल रहा है, ठीक है ना, तो अलाव अगर पूरी तरीके से नहीं जलता तो क्या करता है वो, जैसे बर्निंग प्रोसेस होगा वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलेगी। अगर हल्का हल्का अपूर्ण दहन होता है तो ध्यान रखना, अपूर्ण दहन कार्बन मोनोऑक्साइड निकले। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या होगा, इसका जो है हीमोग्लोबिन से जुड़ने का जो प्रवृत्ति है ऑक्सीजन से ज्यादा दर है। ऑक्सीजन आएगा जुड़ने, उसके पहले CO आके जुड़ जाएगा।
अगर CO जुड़ गया तो ऑक्सीजन जुड़ेगा नहीं, अब जुड़ नहीं पाएगा। अच्छा, जो HbCO कंपाउंड बनता है यह बहुत ज्यादा स्टेबल होता है, मोर स्टेबल अपेक्षाकृत HbO2 पे, इससे ज्यादा स्टेबल होता है और इससे ज्यादा जुड़ने की इसकी प्रवृत्ति होती है। अब होता क्या है कि जब HbCO बन जाएगा तो अब बॉडी में ऑक्सीजन की फ्लो घट जाएगा। क्यों? क्योंकि अब हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जुड़ेगा ही नहीं। धीरे 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 क्या होगा, इंसान में ऑक्सीजन की मात्रा घटती चली जाएगी, वह मृत्यु को प्राप्त हो सकता है। ठीक, तो इसीलिए कहते हैं कि घर में कभी भी आप सो रहे हो तो अंगीठी जला के मत सोइए, क्योंकि अंगीठी में क्या होता है, अंगीठी अपूर्ण दहन करती है और वहां कार्बन मोनोऑक्साइड पैदा होगी और धीरे धीरे आपकी बॉडी में HbCO कंपाउंड स्टेबल बना लेगा और आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक। तो अगर ऑक्सीजन कम है, मान लीजिए अंगीठी जल रही है, होता अच्छा ये अपूर्ण दहन होता कैसे है, ऑक्सीजन होता कैसे, आप कमरे में सो रहे हैं कमरा बंद, आपने क्या किया, अलाव जला दिया। अब जब अलाव जलेगा तो इसमें भी तो ऑक्सीजन जाएगा। अब ऑक्सीजन इसमें जाएगा और आप भी ऑक्सीजन ले रहे हो तो धीरे धीरे इसमें ऑक्सीजन क्या होगा, कम होगा, क्योंकि सीमित स्थान है, कमरा बंद है। और जब ऑक्सीजन कम होगा तो सीमित ऑक्सीजन होने पे ही कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, ध्यान रखना। सीमित ऑक्सीजन होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बन जाएगा, क्योंकि वहां पूर्ण दहन नहीं होगा। अगर ऑक्सीजन पर्याप्त होता तो यहाँ पूर्ण दहन हो जाता और पूर्ण दहन होता CO2 बनता, ऐसा नहीं होता है, CO बनता है फिर सारी प्रोसेस रिपीट होती है और यह बहुत ही खतरनाक हो जाता है। अच्छा, शुरू में क्या होगा, जो इंसान सोया हुआ है ऑक्सीजन थोड़ी कमी लगेगी तो उसकी निद्रा जो है वैसी ही रहेगी और उसी बीच में क्या होगा, आपके बॉडी में HbCO बनना चालू हो जाएगा और आप धीरे धीरे उस निद्रा में ही मृत्यु की तरफ बढ़ जाएंगे। तो इसलिए कभी भी रूम बंद करके अंगीठी नहीं जला के सोना है, ध्यान रखना। ठीक, उसके पीछे रीजन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हीमोग्लोबिन से बना हुआ जो जुड़ने की इनकी प्रवृत्ति है वो ज्यादा होती है ऑक्सीजन की अपेक्षा। दूसरी, जो कंपाउंड बनता है वो ज्यादा स्टेबल होता है, वो ऑक्सीजन को जुड़ने नहीं देता और बॉडी में ऑक्सीजन का फ्लो कम कर देता है। ठीक, तो यहां तक हमने देख लिया कि कैसे चीजें होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपने WBC के बारे में। इसके बारे में, WBC के बारे में, श्वेत रक्त कणिकाएं, इसके बारे में, श्वेत रक्त कणिकाएं, WBC। आप नोट करते जाइए इसको, WBC। ठीक है, इन्हें प्रतिरक्षा के सैनिक भी बोला जाता है कि प्रतिरक्षा तंत्र का, प्रतिरक्षा के सैनिक हैं। ठीक है, प्रतिरक्षा के सैनिक बोले जाते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है, इनकी संख्या होती है 5000 से 10,000 पर mm³। इसे लिख लीजिएगा, 5000 से 10,000 पर mm³। अच्छा, ये करते क्या है, जैसे ही आपकी बॉडी में कोई चीज, बैक्टीरिया, वायरस कुछ घुसा और इनको समझ में आया कि कुछ गड़बड़ हुआ, इन्हें अपनी संख्या तुरंत बढ़ा देते हैं। संक्रमण के दौरान संख्या तीव्रता से बढ़ाते हैं, बहुत तीव्रता से, ध्यान रखना। लिख लीजिए, संक्रमण के दौरान बहुत तीव्रता से अपनी संख्या कई गुना बढ़ा देते हैं। ये प्रतिरक्षा के सैनिक है। आपकी जो रेजिस्टेंस पावर होती है ना, प्रतिरक्षा प्रणाली, इम्यून सिस्टम जिसको बोलते हैं, ये इन्हीं के द्वारा होता है, WBC। तीव्रता से बढ़ा देते हैं, इसको लिख लीजिए। लेकिन ये जान लीजिए, इनका बहुत ज्यादा बढ़ना भी एक गड़बड़ी है। अगर WC की मात्रा
अत्यधिक मात्रा में बढ़ जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए, बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो इसे क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया। और यह एक क्या है? यह एक कैंसर की स्थिति है। यह एक कैंसर की, लिख लीजिए इसे। अगर संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो इसे बोलते हैं ल्यूकेमिया। और यह एक क्या है? यह एक ब्लड कैंसर है। इसने कैंसर में क्या होता है आखिर? कैंसर में कुछ होता थोड़ी ना है। कैंसर में यही होता है कि आपके सेल का जो डिवीजन होता है वो बहुत तेजी के साथ हो जाता है, और इतनी ज्यादा डिवीजन हो जाता है कि आपके बॉडी का जितना रिसोर्स है सब खींच लेता है अपने पास। आपकी बॉडी सूख जाती है, समाप्त हो जाता है बॉडी। कैंसर में यही होता है कि कोई एक सेल होगी या किसी प्रकार की एक सेल होगी जो बहुत तेजी के साथ वृद्धि करेंगी, क्योंकि सेल डिवीजन तो होता है सेल में, लेकिन बहुत तेजी के साथ डिवीजन होने पे क्या होता है, वो सारी बॉडी के पावर को एक जगह खींच लेता है। तो जब ब्लड कैंसर होता है तो उसमें क्या होता है कि व्हाइट ब्लड सेल बहुत तेजी के साथ अगर बढ़ जाए, बहुत तेजी के साथ, तो क्या कहलाता है? ल्यूकेमिया, जो एक कैंसर की स्थिति है, ब्लड कैंसर की स्थिति इसको। ठीक, तो ये क्या है? WBC प्रतिरक्षा प्रणाली के सैनिक हैं हमारे। जैसे ही हमारे बॉडी में कोई संक्रमण हुआ, WBC अपनी संख्या कई गुना बढ़ा देती है, कई गुना। और इनकी सामान्य संख्या होती है 5000 से 10,000 पर mm³। ठीक है। अच्छा, एक चीज आप नोट करिएगा कि बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो भी दिक्कत है, बहुत कम हो जाए तो भी दिक्कत है। अगर मान लो WBC बहुत कम हो जाए, अगर बहुत कम हो गया तो प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाएगी। प्रतिरक्षा प्रणाली, अपना इम्यून सिस्टम ध्वस्त हो जाएगा। प्रतिरक्षा प्रणाली ध्वस्त। ठीक, इसको लिख लीजिए। अगर ज्यादा हो गया तो कैंसर, और बहुत कम हो गया तो प्रतिरक्षा प्रणाली ध्वस्त, और इस स्थिति को बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकोपेनिया। वो है ल्यूकेमिया और वो है ल्यूकोपेनिया। ठीक है, याद रखना, ज्यादा होगा तो दिक्कत, कम होगा तो दिक्कत। ठीक, अच्छा, WBC का लाइफ कितना होता है? इसका होता है 4 से 5 दिन। नोट कर लीजिए इसको, लाइफ होता है 4 से 5 दिन। और रेड का कितना था याद है? 120 दिन। और ये बनता कहाँ है? अस्थि मज्जा में। बोन मैरो में। नोट कर लीजिए इसको, ये इसका निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। ठीक, अच्छा, WBC के 2 प्रकार भी होते हैं, अभी मैं उसको डिस्कस करूंगा यहाँ पे। एक होता है जिसमें कुछ एक टाइप की जिसमें कणिका में होती है WBC, एक होती है अकणिका में। ठीक है, मतलब एक में डॉटेड होता है, एक डॉटेड WBC, एक नॉन डॉटेड WBC। उसका नाम आप याद रख लीजिए, जरूरी वही है। ठीक, तो इसको हम मिटाते हैं अब। ल्यूकेमिया और ल्यूकेपेनिया हो गया आपका। 4 से 5 दिन का टाइम स्पैन होता है। ठीक है, होता क्या है WBC में, अगर हम प्रकार देखें, लिख लीजिए इसको, WBC के प्रकार, तो इसमें होता है, एक होता है कणिका में WBC, कणिका में, एक होता है अकणिका में। ठीक, लिखिए, कणिका में और अकणिका में।
देखिए अगर मान लीजिए ये WBC है ना, तो इसमें अगर डॉटेड ऐसा है तो ये कड़िका में हो गया, और ये WBC अगर इसमें डॉटेड नहीं है तो ये हो गया अकड़िका में। बस इतना ही है, ठीक है। अच्छा, कड़िका में कौन कौन से आते हैं ये आप लिख लीजिए। कड़िका में आता है न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, फिल की स्पेलिंग PHIL, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और आपका अकड़िका में आता है मोनोसाइट्स, ठीक है। इसमें कौन सा आ गया? न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, और अकड़िका में आ गया मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट। कौन? लिम्फोसाइट्स, मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स अकड़िका में हैं, ठीक है। याद, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल, मुख्यतः अकड़िका में मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स। अच्छा, एक चीज याद रखना, जो न्यूट्रोफिल है ना, यह टोटल WBC का 70% होता है। टोटल WBC का 70% होता है। कितना? 70% होता है। और इनका काम क्या होता है? इनका काम इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये जीवाणुओं का भक्षण करते हैं। जीवाणु का भक्षण, नोट कर लीजिए इसको। न्यूट्रोफिल WBC का 70% होता है, और इसका मुख्य कार्य होता है जीवाणुओं का भक्षण करना। ये बैक्टीरिया को खा जाते हैं, ठीक है, ठीक। ठीक है, ये हो गया न्यूट्रोफिल, जीवाणु का भक्षण करता है, WBC ये है। अच्छा, मोनोसाइट्स, लिम्फोसाइट्स, ये अकड़िका में है, ठीक। इनका याद रखना, ये अकड़िका में है। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया मोनोसाइट, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल कड़िका में, अकड़िका में, ठीक है। अब हम, ये हमारा हो गया RBC, WBC। अच्छा, मोनोसाइट्स का ये देखना, जैसे ही कोई बाहरी वायरस या कोई चीज आक्रमण करेगी तो ये दोनों ना अटैक करके उन पर हमला करती है। मोनोसाइट्स एंड लिम्फोसाइट्स, याद रखना। जो अकड़िका में है, जो अकड़िका में है मोनोसाइट्स, ये प्रतिरक्षा प्रणाली की सर्वाधिक सुरक्षा देने वाली इकाई है। मोनोसाइट्स क्या है? ये सर्वाधिक सक्रिय कोशिका है। ये सर्वाधिक सक्रिय कोशिका मोनोसाइट्स, जो बाहर से कोई भी अगर आया कुछ भी तो सीधा उस पर हमला करके उसको ब्रेक करेगी। मोनोसाइट्स, ठीक। और लिम्फोसाइट क्या है? ये क्या करती है? बाहरी स्पीशीज पे आने पे आक्रमण करती है इस पे, मोनोसाइट्स। और ये रोगों को पहचान कर, लिम्फोसाइट्स को पहचान कर क्या करता है? एंटीबॉडी बना देता है। एंटीबॉडी बनाता है कौन? लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट क्या करता है? एंटीबॉडी बनाता है। तो एंटीबॉडी के इधर क्या क्या करता है? ये जैसे कोई रोगाणु आया उसका एंटीबॉडी बनाया, उस पर अटैक कर दिया, ठीक। ये हो गया। अब हम चलेंगे प्लेटलेट्स की ओर। हमारा WBC इस प्रकार समाप्त होता है यहां। अब हम बात करेंगे प्लेटलेट्स के बारे में। क्या है प्लेटलेट्स? अच्छा, इसका नाम क्या था? थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स इसको क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट्स।
साइट्स, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट। ठीक, तो अब बात करते हैं इसका संख्या इसकी कितनी होती है। इसकी होती है संख्या 3 लाख पर mm³। नोट करिए इसको, इसकी संख्या होती है 3 लाख पर mm³ और जीवन काल होता है इसका करीब करीब 10 दिन का। 10 दिन इसका होता है जीवन काल या लाइफ अगर इसको बोला जाए तो इसका होता है 10 दिन। आरबीसी का 120 दिन और डब्ल्यूबीसी का 4 से 5 दिन और प्लेटलेट्स का होता है 10 दिन। तो आरबीसी, प्लेटलेट्स एंड डब्ल्यूबीसी। ठीक, और निर्माण कहाँ होगा इसका? इसका निर्माण होता है बोन मैरो में, या इसको कह लीजिए अस्थि मज्जा। कहाँ होता है? बोन मैरो में। अच्छा, कार्य क्या होता है इसका? कार्य होता है रुधिर का थक्का जमाना। रुधिर के थक्का बनाने में, रुधिर के थक्के के निर्माण में। जैसे क्या होता है, हमारा हाथ कट जाए और ब्लीडिंग होने लगे तो अगर थक्का नहीं जमेगा तो ब्लड गिरता ही जाएगा। तो ये थक्का जमाने की प्रक्रिया होती है, कौन करता है? प्लेटलेट्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लेटलेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रुधिर के थक्का जमाने में इनका बहुत बड़ा योगदान होता है। अस्थि मज्जा में निर्माण होता है, 10 दिन जीवन काल होता है। इनकी संख्या जो होती है वो 3 लाख पर mm³ होती है। ठीक, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, आपने देख लिया। अच्छा, रक्त का थक्का जाने की इसको बोलते हैं क्लॉटिंग, इंग्लिश में बोलते हैं क्लॉटिंग और बोलते हैं इसका रक्त स्कंदन, हिंदी में बोलते हैं रक्त स्कंदन। अच्छा, कौन सा विटामिन क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट था? विटामिन के। और यहाँ पे क्या है? प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या कार्य करता है? रुधिर का थक्का बनाने में। अच्छा, रुधिर का अगर थक्का बहुत तेजी के साथ बने तो अच्छा है? नहीं, बहुत तेजी के साथ अगर थक्का बनना चालू कर दे तो हमारी बॉडी में ही क्लॉटिंग होने लगेगी। तो वो भी दिक्कत है। और अगर नहीं बन रहा वो भी दिक्कत है। क्यों? मान लो अगर कहीं कट गया, क्लॉटिंग नहीं होगी तो पूरा ब्लड निकल जाएगा, और ब्लड निकल जाएगा तो हम कमजोर होकर मर जाएंगे। एनीमिया मतलब ब्लड की कमी से कारण, ऑक्सीजन फ्लो की कमी से कारण। तो यहाँ पे दोनों चीज है, ना तो रक्त की थक्के की प्रवृत्ति ज्यादा होनी चाहिए, ना बहुत ज्यादा कम, एक बैलेंस होना चाहिए। ठीक, ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे देख लिया। अच्छा, क्लॉटिंग से रिलेटेड मैं आपको बताऊं, आपने जोंक देखा है? जोंक जो इंसानों के चमड़े पे लगते हैं और खाना चालू कर देते हैं, जोंक को देखा है? क्या करता है जोंक? जोंक क्या करता है, जैसे कि इंसान का मान लो ये शरीर है, अब यहाँ से जोंक लग गया इस पे। अब क्या करे, पता है क्या करता है? ये जैसे ही काटता है ना, और उसमें ब्लीडिंग होने लगती है। ठीक, अब ये ब्लीडिंग क्लॉटिंग होने क्यों नहीं पाती? ये क्लॉट हो जाए तो रुक जाएगा। ये क्या करता है ना, इसके पास एक होता है पदार्थ हेरोडीन नाम का, हेरोडीन नामक एंटी क्लॉटिंग, इसके पास एक केमिकल होता है एंटी क्लॉटिंग, एक पदार्थ होता है जिसका नाम है हेरोडीन। और ये हेरोडीन यहाँ पे डाल देता है तो वहां पे ब्लड की क्लॉटिंग नहीं हो पाती। तो अगर कोई पूछे हेरोडीन क्या है, तो हेरोडीन होता है जो जोंक के द्वारा एक केमिकल छोड़ा जाता है किस पे? ब्लड पे, जिससे कि उनकी क्लॉटिंग ना होने पाए। इसको लिख लीजिएगा, हेरोडीन। हेरोडीन
जोंक के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है एंटी ब्लड क्लॉटिंग के रूप में। एक हेरोडीन होता है और एक हिपेरिन होता है। क्या? हिपेरिन, हिपेरिन भी होता, ध्यान रखना, हिपेरिन। तो हिपेरिन और हेरोडीन ये दोनों क्या हैं? एंटी ब्लड क्लॉटिंग है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग है, ठीक है, एंटी ब्लड क्लॉटिंग। ये सब क्या है? एक प्रोटीन के रूप में होते हैं, ठीक है ना। ये प्रोटीन है हेपेरिन और हेरोडीन, इनका प्रयोग किसमें किया जाता है? एंटी ब्लड क्लॉटिंग, ठीक, इसको आप याद रखिएगा। और जोंक यही इस्तेमाल करता है, नहीं तो अगर वो काटेगा एक बार और तो ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी कुछ देर में, तो चूस नहीं पाएगा खून। तो नेचुरली उसने एक ऐसा पदार्थ बनाया हुआ है हेरोडीन नाम का, जो कि आपके ब्लड पर डालते ही उसके द्वारा वहां पे क्लॉटिंग होने ही नहीं देगा। ठीक, ये हो गया हमारा। यहां तक हमने देखा कि क्या किसका इस्तेमाल है, प्लेटलेट्स का क्या इस्तेमाल है, आरबीसी क्या इस्तेमाल है, डब्ल्यूबीसी क्या इस्तेमाल है। अब हम बात करते हैं कि ब्लड ग्रुप डिसाइड कैसे होता है। ठीक, तो अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। किसके बारे में? ब्लड ग्रुप के बारे में, कि ब्लड ग्रुप क्या होता है और चीजें कैसे डिसाइड होती हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले रक्त समूह या ब्लड ग्रुप लिख देते हैं टॉपिक। रक्त समूह, या इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? ब्लड ग्रुप। ठीक है, ब्लड ग्रुप डालिए हेडिंग, ब्लड ग्रुप या रक्त समूह। तो इसके खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता हैं कार्ल लैंडस्टीनर, याद रखना ये नाम, कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप रक्त समूहों की खोज की थी। ये नाम आप बिल्कुल याद रखिए, कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूहों की खोज की थी। ठीक है, रक्त समूहों की खोज की थी किसने? कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, कार्ल लैंडस्टीनर। इन्होंने क्या देखा? देखिए, इन्होंने ये देखा कि समूहों का, इन्होंने रक्तों का कुछ सैंपल लिया। इन्होंने देखा कि कुछ आरबीसी हैं और कुछ 2-3 प्रकार की हैं, किसी पे ए प्रकार का एंटीजन पाया जाता है। ठीक है, ये विशिष्ट प्रोटीन है, ध्यान रखना। उन्होंने क्या देखा कि कई आरबीसी ऐसी हैं, किसी का ब्लड ऐसा है जिसकी आरबीसी में एक प्रकार का एक प्रोटीन पाया जाता है, एक विशेष प्रकार का प्रोटीन, और किसी में देखा एक बी प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, मतलब एक टाइप है प्रोटीन का, उन्होंने ए नाम दे दिया। किसी में देखा कि बी टाइप का प्रोटीन पाया जाता है। ये आरबीसी की बात हो रही है, ये आरबीसी की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, और किसी में देखा कि आरबीसी में दोनों पाए जाते हैं, प्रोटीन ए और प्रोटीन बी। लैंडस्टीनर ने क्या देखा? लैंडस्टीनर ने देखा कि कुछ रक्त समूह ऐसे हैं जिनमें ए प्रोटीन विशिष्ट रूप से मिलता है, कुछ रक्त में देखा कि बी मिलता है, कुछ में देखा कि दोनों मिलते हैं, और कुछ ऐसा देखा, कुछ रक्त समूह ऐसे भी देखे जिसमें ये दोनों नहीं है, ना तो ए है ना तो बी है, दोनों नहीं है। अर्थात अब देखो, जहां ए मिला इसको बोला गया ग्रुप ए। कहते हैं ना कि तुम्हारा ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो कहते हैं ए
ठीक, अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव भी बताऊंगा कि क्यों पॉजिटिव क्यों नेगेटिव बोलते हैं। और जहां बी मिला इसको क्या बोला गया, बी ग्रुप। और जहां ए बी मिला गया उसे बोला गया ए बी ब्लड ग्रुप। और जहां दोनों नहीं मिले इसे बोला गया ओ। ठीक, ये ओ कहीं ना कहीं देख लो आप, दोनों का नहीं होना दिखाता है। ठीक है, तो कार्ल लैंडस्टीनर ने जो सिस्टम बनाया ABO सिस्टम, इसे बोलते हैं ABO सिस्टम। तो आप यहां देख सकते हैं इसमें कौन कौन से ग्रुप बन के आए, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप AB और ग्रुप O। ग्रुप O का मतलब ना तो उसमें A एंटीजन था ना B एंटीजन था। ग्रुप AB में A और B दोनों थे, ठीक है, और ग्रुप बी में केवल बी था, ग्रुप ए में केवल ए था। तो जो ये प्रोटीन ए है जिसको हम एंटीजन कह रहे हैं, ये जो एंटीजन के पाए जाने से ये ग्रुप ए कहा गया, ये इसमें बी पाया गया तो इसलिए इस ग्रुप ऐसे रक्त समूह को बी कहा गया। और जिस ग्रुप में जिस रक्त समूह में ए और बी दोनों मिले उसको ए बी ग्रुप कहा गया। और जिन आरबीसी में ना तो ए मिला ना तो बी मिला उसे बोला गया ओ ग्रुप। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। अब देखिए, अब यहां तक तो आप समझ गए। अब देखिए कि ये प्लस और माइनस वाला क्या मामला है। फिर बाद में क्या हुआ, खोजों के दौरान देखा गया और डेवलप किया गया RH सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें ये है कि कोई एक रक्त समूह ऐसा है, रक्त समूहों को दो पार्ट में बांटा गया। एक में तो ऐसा है जिसमें RH फैक्टर है तो उसे प्लस बोला गया। जिसमें RH है, जिसमें RH उपस्थित हो उसको बोला गया प्लस। और जिसमें RH नहीं हो तो उसको बोला गया माइनस। ठीक है, तो जिसमें RH फैक्टर है उसको क्या बोला गया, प्लस। जिसमें RH नहीं उसको क्या बोला गया, माइनस। तो अगर जैसे मान लो A है, A एंटीजन हो और RH हो तो उसे क्या बोलेंगे, A पॉजिटिव। A एंटीजन हो अगर RH नहीं हो तो A नेगेटिव। ठीक, O हो, O है अर्थात A और B नहीं है बट RH फैक्टर है तो क्या, O पॉजिटिव। RH फैक्टर नहीं है तो और A भी नहीं है तो ये O नेगेटिव। ठीक है, तो इस प्रकार से बना है, इसको आप बना लीजिए। ये किसने बनाया, कार्ल लैंडस्टीनर ने। आरबीसी पर जो एंटीजन के आधार पर यह निर्धारण किया गया है, एंटीजन के आधार पर लिख लेना, एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्माण। ठीक है, ध्यान रखना इसको। एंटीजन, आरबीसी में एंटीजन के आधार पर ब्लड ग्रुप का निर्माण किया गया। और जो RH फैक्टर, अगर RH है तो प्लस, RH नहीं है तो माइनस। ठीक, ये हो गया। अब इसके बाद चलते हैं कि हम अब इसके बाद हम देखते हैं, हमने देख लिया ग्रुप कि कैसे ग्रुप बनते हैं। अब देखिए होता क्या है, कैसे ये डिसाइड होगा कि कौन सर्वदाता होगा, कौन सर्वग्राही, कौन सबसे ले सकता है, कौन सबको दे सकता है, ये कैसे चीजें डिसाइड होंगी। देखो होता क्या है, मान लीजिए ये ग्रुप है, ये ग्रुप है, ठीक है। अब हो क्या रहा है, अगर जो O है, ग्रुप O का मतलब ना तो इस पे A है ना तो B एंटीजन है।
ठीक है, ना तो ए है और ना तो बी है। तो जो डोनर होगा, जो सबको दे सकता है, देखो देने में क्या प्रॉब्लम आती है, अगर आपने दिया और एंटीजन और एंटीबॉडी अगर उपस्थित हुई तो चीजें प्रॉब्लम करेंगी। तो ऐसे में क्या होगा, जो सबको दे सकता है, जिसको बोलते हैं सार्वत्रिक दाता, क्या बोलते हैं, सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर। लिखिए, यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता या सार्वत्रिक यूनिवर्सल डोनर कौन होगा? देखो, चूंकि ओ के पास ना, जो ओ ग्रुप है, ओ ग्रुप में ना तो ए है और ना तो बी है, तो सार्वत्रिक दाता कौन हो जाएगा? ओ ग्रुप। क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी के मैच करने का कोई झंझट ही नहीं है, यहां पे क्लॉटिंग का कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगा। हाँ, जिसमें होगा और सबसे ले कौन सकता है, सार्वत्रिक ग्राही सबसे ले सकता, यूनिवर्सल एक्सेप्टर जिसको बोलते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये किससे ले सकते, ये कौन है? ए बी। क्यों? क्योंकि देखिए ए बी है ना, ए बी के पास ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है, तो इसको लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि एंटीजन ए है, ए और बी है, तो इसके पास प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, ये सार्वत्रिक ग्राही हो जाएगा। तो ये आप याद रखिएगा, सार्वत्रिक दाता और सार्वत्रिक ग्राही। अच्छा हाँ, एक चीज और याद रखिएगा, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव अगर देखा जाए तो जो ओ निगेटिव होगा वो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूं? क्योंकि जो ओ ग्रुप है, ओ पॉजिटिव ओ निगेटिव तो नहीं दे सकता, ओ निगेटिव सबको दे सकता है, क्योंकि ओ निगेटिव के पास कोई भी ना तो आर एच है और ना तो ए है ना तो बी है। तो याद रखिएगा, ठीक, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। और ग्रुप ए को देगा, ग्रुप बी को देगा, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। और ओ सबको दे सकता है, ए भी सबसे दे सकता है, ये याद रखिएगा। ग्रुप ए का ब्लड ले सकता है, बी का ले सकता है। अच्छा, पॉजिटिव नेगेटिव लेते हुए ध्यान रखना है, और ए बी सबको दे सकता, सबसे ले सकता है, सबसे ले सकता है, ले सकता है, ठीक है, और ओ सबको दे सकता है। ये आप नोट कर लीजिए, ए ये देख लीजिए, इसमें होता क्या है ना, आपने नोट कर लिया? देखिए, कभी भी ब्लड लेने और देने में लफड़ा क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में बता देता हूं। ये आपने लिख लिया, सार्वत्रिक दाता ओ होता है, सार्वत्रिक ग्राही ए बी होता है। अब ये होता क्यों, मैं आपको बताता हूं। देखो, होता है क्या, देखिए, अगर किसी भी ग्रुप का एंटीबॉडी और एंटीजन समान हुआ तो रक्त का थक्का जम जाएगा, अर्थात इंसान की डेथ हो जाएगी, मृत्यु। इसीलिए हम ये चीज बचाते हैं कि एंटीबॉडी और एंटीजन समान। मान लो जैसे ए ग्रुप है, ग्रुप ए है, ठीक। अब इसमें एंटीजन क्या है, ए, तो इसकी एंटीबॉडी इसमें क्या बनेगी, बी। तो
अगर इसको किसी को देना है तो अगर उसका एंटीजन बी हो जाएगा तो ले पाएगा क्या? नहीं, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी समान हो जाएगी, रक्त का थक्का बन जाएगा। गलत। अब बी किसका किसका क्या कहते हैं एंटीजन होगा? ये एंटीबॉडी है बी, एंटीजन किसके में बी होगा? जहां बी नहीं होगा तभी तो ये होगा, क्योंकि समान नहीं होना चाहिए। तो अगर ओ हो और ए, तो इसके में एंटीजन क्या होगा? ए, और इसके में कोई एंटीजन है ही नहीं, तो ये कहां से क्लॉटिंग हो सकती है? नहीं, क्योंकि समान नहीं है। तो यही चीज देखी जाती है हर जगह। और देखिए ओ में यही, ओ की सबसे अच्छी बात यही होती है कि इसके पास कोई एंटीजन होता ही नहीं है। तो यहाँ पे एंटीजन ही नहीं है तो कोई एंटीबॉडी और एंटीजन की समानता की बात ही नहीं हो सकती, क्लॉटिंग होगा ही नहीं। और एबी में क्या होता है? एबी में क्या होता है कि इसके पास दोनों एंटीजन है, तो यहाँ पे क्या होगा? इसके पास दोनों एंटीजन है तो इसकी एंटीबॉडी कुछ भी नहीं होगी, अनुपस्थित हो जाएगी। तो इसलिए यहाँ पे भी क्लॉटिंग की समस्या नहीं। तो ये सबसे ले सकता है और ये सबको दे सकता है, ठीक है, क्योंकि एंटीजन और एंटीबॉडी समान होने में क्लॉटिंग की समस्या आती है। ठीक ठीक है। तो ये हमने देखा कि कैसे कैसे ग्रुप सबको दे सकते हैं और या सबसे ले सकते हैं। अब एक हम ये हो गया हमारा कि कैसे कैसे ग्रुप के बारे में होता है, ठीक है। अच्छा, अब ये देखते हैं हम ये हमारा हो गया रक्त समूह के बारे में। अब हम देखेंगे कि कैसे दो अलग अलग लोग, जैसे मान लो एक पुरुष है, मेल है और ये फीमेल है, ठीक, इसका कुछ ग्रुप है, इसका कुछ ग्रुप है। अगर ये आपस में मिलते हैं और इनसे जो बेबी होगा उनकी क्या संभावनाएं होंगी कि उनके क्या रक्त समूह हो सकते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, मान लीजिए अगर मान लो ए ग्रुप का ये ए ग्रुप है, इसको हमने दिखाया IAA से, ठीक है, और ये है बी, इन्हें दिखाया IB से। तो देखो जब भी संभावित बच्चों में क्या ब्लड ग्रुप होगा वो निकालना हो तो आप देखो ऐसे लिखते हैं इसको, IA I0 क्रॉस IB I0, ठीक है। जो जीन होगा वो इस प्रकार से वितरित होगा, IA I0 IB I0। अब देखो यहां से क्या होगा, अब इसमें क्या होगा कि IA I0 क्रॉस IB I0, ठीक। अब यहां से देखिए कॉम्बिनेशन क्या बन सकता है, IA IB तो AB बन सकता है, IA IO तो A बन सकता है, IO IB तो B बन सकता है, IO IO तो O बन सकता है। तो AB बन सकता है, A बन सकता है, B बन सकता है, O बन सकता है। तो ऐसे निकालना है, ठीक है। जैसे मान लो मैं कह दूं कि दो लोग हैं जिनका OO है,
तो इसके बच्चों का क्या बनेगा, ओ ही बनेगा, इसमें कोई सोचना ही नहीं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। जैसे मान लो मैं किसी को कह दूं कि एक का ए बी है और एक का ओ है, तो आई ए, आई बी, आई नॉट, तो इसका क्रॉस करा लीजिए आई ए, इसका क्रॉस करा लीजिए आई बी, तो इसमें क्या बनेगा, या तो ए होगा या तो बी होगा, ए भी नहीं होगा, ध्यान रखना। या तो ए बनेगा या तो बी बनेगा। ठीक, इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं कि कैसे होता है। ठीक है, कैसे जो सिबलिंग होंगे उनमें क्या रहेगा, इसको हम इस प्रकार से देखते हैं। अब एक कॉन्सेप्ट हमारा बचा है ब्लड में, हीमोफीलिया। हीमोफीलिया क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे, क्योंकि इससे कई बार क्वेश्चन आ चुका है। हीमोफीलिया देखो क्या है ना, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। क्या है, हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है। हीमोफीलिया देखिए HAE, हीमोफीलिया क्या है, यह एक आनुवंशिक रोग है। इसमें क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता और इंसान थोड़ी सी ही चोट से थक्का नहीं जमता है, आनुवंशिक रोग है। और इससे क्या होता है, इंसान ब्लड इतना ज्यादा स्त्राव हो जाएगा, इतना ज्यादा गिर जाएगा कि वो मर जाएगा। हीमोफीलिया नाम का रोग होता है। ठीक है, ठीक। और इसमें बता दूं, ये जो रोग होता है यह महिलाओं द्वारा, महिलाएं इसकी वाहक होती हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि यह चूंकि महिलाओं का आनुवंशिक है, क्योंकि जो हीमोफीलिया के गुणसूत्र होते हैं वो X जीन पर पाए जाते हैं। X पे पाए जाते हैं, ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए अगर वो महिला वाले पे, जैसे कि XY है ना, तो इस पे होगा XHY, ठीक है, या XX होगा तो XH। तो इस प्रकार से महिलाएं से क्या होती हैं, वाहक होती हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। देखो अगर XHY हो गए, XY किसका होता है आपको पता है, पुरुष। अगर XHY है तो ये पुरुष क्या हो गया, हीमोफीलिया से ग्रसित हो गया, ग्रसित। XY है तो ये नॉर्मल है, और XHX है तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि वाहक महिला। ये महिला अब ये फैलाएगी, ठीक है, अभी महिला को हुआ नहीं है, लेकिन जब महिला का XH हो जाएगा तो ये हो जाएगा ग्रसित महिला। ध्यान रखने लायक, ग्रसित महिला। तो इसके अंदर अब हीमोफीलिया हो गई है, इसको आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो हीमोफीलिया एक आनुवंशिक रोग है, इसमें रक्त का थक्का नहीं जमने देता, जिसके कारण मनुष्य की सामान्य चोट से भी मौत हो जाती है। ठीक है, और इसी प्रकार का एक रोग और होता है, उसे बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, वर्णांधता। आपने सुना होगा कलर
ब्लाइंडनेस। और ये बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह एक्स जीन पर पाया जाता है। और इसमें होता क्या है, इसमें लाल, हरा व उससे बने रंग के लिए लाल पहचान नहीं होती है इसकी, ठीक है ना, पहचान नहीं कर पाता है। ध्यान रखना, रेड, ग्रीन व उससे बने रंगों के लिए वर्णनता में क्या है, अगर से आपको वर्णनता हो गई तो आपको रेड और ग्रीन व उससे डिफरेंट बने रंगों में आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे, आप पहचान नहीं पाएंगे, ठीक है। तो ये है, और ये एक्सिन पे पाया जाता है, बिल्कुल हीमोफीलिया की तरह ही होता है, ठीक। तो इस प्रकार हमने आज जो रक्त का चैप्टर यहाँ पे समाप्त किया, ठीक है, रक्त का चैप्टर हमारा यहाँ कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे इससे रिलेटेड टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ। तो देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। तबीयत थोड़ी नासाज है हमारी, तो डिस्टरबेंस तो आप लोगों को बहुत हुआ होगा, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन ठीक है, अब क्या कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन आया हुआ है पूछ रहा है कि रक्त होता है, सबसे पहला क्वेश्चन झारखंड पीसीएस का, रक्त क्या होता है? तो रक्त क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। क्या है? रक्त एक संयोजी ऊतक है। अब कह रहा है हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो हीमोग्लोबिन मैंने क्या बताया था, मानव रक्त में पाए जाने वाला पदार्थ है, आरबीसी में हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन है, रुधिर वर्णिका के संबंध में ऑप्शन दिए गए हैं, मतलब तो कह रहा है इसमें लौह होता है, यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। देखिए रुधिर वर्णिका का मतलब यहाँ पे है आरबीसी से, इससे आरबीसी से। है ठीक है, तो आरबीसी में क्या होता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन में आयरन होगा, सही है। हीमोग्लोबिन लाल रंग देता है, बिल्कुल सही है। जो रक्त का लाल रंग होता है वो हीमोग्लोबिन के कारण होता है, आरबीसी के कारण होता है, आरबीसी के कारण होता है। कह रहा है कि कुछ रोगों के प्रति प्रतिरक्षा प्रदान करता है, नहीं, आरबीसी प्रतिरक्षा नहीं देती है, डब्ल्यूबीसी प्रतिरक्षा देता है, ठीक है। उत्तराखंड पीसीएस 2007 का क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीजन का परिवहन। ऑप्शन ए इज राइट, ठीक। अच्छा, मैंने अपने फिजिक्स वाला चैप्टर में एक क्वेश्चन कराया था, देखिए सीधा आया हुआ है, रक्तदाब का मापक यंत्र कौन सा है? मैंने आपको बताया था कि ब्लड प्रेशर किससे नापा जाता है? स्फिग्नोमैनोमीटर से, ठीक।
एक क्वेश्चन आया हुआ है, रक्त समूहों की खोज किसने की थी? अब ये क्लियर, आपको ये तो याद ही है किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने। किसने की थी? कार्ल लैंड स्टीनर ने क्या की थी? रक्त समूहों की खोज। अच्छा, एक क्वेश्चन देखिए यहां पे दिया गया है, एक मनुष्य दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और उसे रक्तदान की आवश्यकता होती है, ठीक है, किंतु उसके रक्त समूह का परीक्षण करने का समय नहीं है। अब कह रहा है कि एक व्यक्ति है जिसका एक्सीडेंट हो गया है, अब बता रहा है कि अगर टेस्टिंग हुई रक्त की तब तक वो मर जाएगा। अब बिना टेस्ट किए रक्त चढ़ाना, बताओ कौन सा चढ़ा दें? तो आपको मैंने क्या बताया था कि अगर यूनिवर्सली डोनर की बात की जाए तो O है, लेकिन O के भीतर भी बात की जाए तो O माइनस, क्योंकि O माइनस पे RH नहीं होता, ठीक, O माइनस सही है। अच्छा, RH जो है ये किससे रिलेटेड है? तो ये आप याद रखना, जो RH फैक्टर है ये बंदरों से रिलेटेड है, ठीक है ना। RH कारक का नाम बंदरों से रिलेटेड लिया गया, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन आया हुआ है कि AB रक्त वर्ग वाले व्यक्ति को कभी कभी सार्वत्रिक रक्त आदाता कहा जाता है, अर्थात वह किसी से भी रक्त ले सकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि AB क्या है? AB एंटीजन दोनों है, एंटीबॉडी एक भी नहीं है, तो ये सबसे ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसको, कोई प्रॉब्लम है नहीं, वो सबको दे सकता है, ये भी सबसे ले सकता है। क्वेश्चन आया हुआ है, किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? किसी सामान्य व्यक्ति के रक्त का पीएच स्तर क्या होता है? तो रक्त का पीएच स्तर मैंने कितना बताया था? 7.4। इसमें ऑप्शन में दिया 7.3 to 7.4, तो यही सही होगा, ठीक है। करीब 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है केवल रक्त के पीएच से, ध्यान रखिए कितना इंपॉर्टेंट है। 7.4 झारखंड पीसीएस, यूपी पीसीएस, छत्तीसगढ़ पीसीएस सब में आया हुआ है, ठीक। एंटीजन क्या होता है? जब मैं बार बार कह रहा हूं ए एंटीजन बी एंटीजन क्या करता है? एंटीजन एंटीबॉडी बनाने का काम करता है, ध्यान रखना। क्या करता है? एंटीबॉडी के निर्माण के लिए उद्दीप्त करता है, ठीक है। अब कह रहा है क्वेश्चन है, शरीर में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है? कौन करता है? WBC करता है, सिंपल सी है। कह रहा है लाल रक्त कणिकाएं अर्थात RBC कहाँ बनती हैं? तो आपको पता है कहाँ बनती हैं? अस्थि मज्जा में। और कहाँ समाप्त होती हैं? स्प्लीन, प्लीहा में। और एक क्वेश्चन है, WBC का बनना तथा RBC का विनाश होता है, तो WBC का बनना और RBC का विनाश कहाँ होता है? प्लीहा में। RBC का विनाश कहाँ होगा? प्लीहा में। WBC कहाँ बनती है? प्लीहा में। एक क्वेश्चन और है, रुधिर में श्वेत रक्त कणिकाओं की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति को रोग विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था कि बहुत ज्यादा जब WBC बढ़ जाती है तो उसे क्या कहते हैं? ल्यूकेमिया। क्या बोलते हैं? ल्यूकेमिया, याद रखिएगा। ये कैंसर है, ब्लड कैंसर की स्थिति होती है, ध्यान रखना। इस प्रकार से हमने इसका क्वेश्चन देखा। पूछ रहा है प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? मैंने आपको बताया था प्लाज्मा में 93% जल होता है। कितना? 93%। ऑप्शन में देखिए कितना दिया है? 60%, 70%, 80 और 90। तो 90% लगा दो, 93 हमने बताया है। एक क्वेश्चन है,
कटे स्थानों से रक्त प्रवाह रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। ठीक। रक्त एक कोलाइडी निकाय, इसमें ऋणावेशित कोलाइडी कण होते हैं। फिटकरी के लिए एल्युमिनियम आयनों की स्कंदन शक्ति अधिक होती है, तो रक्त स्कंदित हो जाता है। बिल्कुल सही बात है। जो काम हमारा प्लेटलेट्स करता है वो बाह्य रूप से हम फिटकरी से भी करवा सकते हैं, रक्त स्कंदन का कार्य। तो वहां पे फिटकरी वही कार्य करती है। वो क्या करती है? फिटकरी कोलाइडी निकाय का कारण बनती है और वहां पे वो स्कंदन कर देती है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने लगभग अच्छा एक क्वेश्चन और है यूपीएससी का है। एक पिता का रक्त ए है, वर्ग ए है, माता का ओ है, तो उनके पुत्रों का बोल रहा है कौन सा रक्त वर्ग हो सकता है। देखो क्या कह रहा है, पिता का क्या है, पिता का रक्त ग्रुप कितना है, पिता का ग्रुप कितना है, पिता का ग्रुप है ए। पिता का ग्रुप कितना है, कह रहा है ए ग्रुप है। और माता का ग्रुप क्या है, ओ ग्रुप है। तो कह रहा है कि अगर जो बच्चे होंगे तो उनका क्या ग्रुप हो सकता है। तो देखो इसमें से क्या बनेगा कॉम्बिनेशन, यहां से बन जाएगा ए, यहां से बन जाएगा ओ, और फिर यहां से बन जाएगा, फिर यहां से भी बनेगा ओ। तो ओ बनेगा या तो ए बनेगा। और ऑप्शन में क्या दे रखा है, देखिए ऑप्शन में दे रखा है बी ए बी ओ, बी ए बी ओ। तो ना तो बी बनेगा ना तो ए बी बनेगा, तो क्या बनेगा, ओ बनेगा। ठीक है। तो ए है माता, तो उनके पुत्र का वर्ग क्या होगा, ओ होगा। यहाँ ऑप्शन ओ सही होगा। ठीक है। इस प्रकार से हमने ये क्वेश्चन देखे। लगभग हमने इसके जितने भी क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व कर लिया है। ठीक। एक क्वेश्चन यूपीएससी 2016 का देखो आया हुआ है कि मानव रक्तदान के लिए कौन सा रक्त सार्वत्रिक दाता, यूनिवर्सल डोनर कौन देता है, सब बिना जांच किए कोई अगर ग्रुप दे सकता है तो वो कौन है, ओ। एक क्वेश्चन आया हुआ है यूपीएससी में कि अगर कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में गिर गया हो और ब्लड ग्रुप जांच करने का समय ना हो तो उस व्यक्ति को कौन सा ब्लड चढ़ाना चाहिए। तो याद रखना, अगर कभी भी एक्सीडेंट हो, चेक करने का समय ना हो, तो उसको ओ नेगेटिव अगर उपलब्ध है तो बिना टेस्टिंग के आप चढ़ा दो, कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन नहीं प्राप्त होता है और यह सभी को दिया जा सकता है। तो जो सब यूनिवर्सल डोनर होता है वो ओ होता है, और सबसे लेने वाला कौन होता है, ए बी। ए बी ग्रुप सबसे ले सकता है, ओ सबको दे सकता है। इस प्रकार से हमने रक्त से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट देखे कि रक्त क्या होता है, इसकी वैल्यू कितनी होती है पीएच वाली, इसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होते हैं, फिर कैसे इसमें हीमोफीलिया वाला रोग, वर्णांधता वाला रोग, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की। इसी के साथ हम इस लेक्चर को यही समाप्त करते हैं। जो बचे हुए क्वेश्चन है आप घर पे जाके खूब प्रैक्टिस करिए। और ये जान लीजिए ब्लड बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस और जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वहाँ जरूर एक दो क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। तो आप लोग जाके मेहनत से पढ़िए, इसको सॉल्व करिए। कोई डाउट आता है हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हमेशा उपलब्ध है। आप उस पर कॉल कर, मैसेज करिए, कमेंट करिए, आपको जरूर रिप्लाई मिलेगा, जल्दी से जल्दी रिप्लाई मिलेगा। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त करते हैं। लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।